हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए हॉरर स्टोरी। ये हॉरर स्टोरी है बहुत ख़ास और ये मुझे भेजी है उत्तर प्रदेश में देवबंद के पास कोई गांव है और उन्होंने नाम बताने से किया है इनकार। ये लिखते हैं कि मैम, मैं यूट्यूब पर हॉरर स्टोरी देखे बिना कभी सोता नहीं हूँ। ऐसे ही स्क्रॉल करते करते आपका चैनल आया और जिन की कहानी थी तो मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हुआ सुनने में। आई थिंक मेरा 60th एपिसोड है जो हॉरर ब्लॉग, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें जिन की कहानी थी और ये सच्ची कहानी थी और पाकिस्तान की एक लेडी हैं, उन्होंने शेयर की है किसी प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने आपको सुनाई थी। तो ये कहते हैं कि मुझे इसलिए इंटरेस्ट आया इस कहानी में क्योंकि मैं जिन्नों से मुखातिब होता हूँ हर दूसरे तीसरे दिन। मैं 30 सेकंड्स के अंदर अंदर जिन्नों की हाजिरी कर सकता हूँ और ये सलाहियत मुझ में अल्लाह की तरफ से है। बचपन से मुझ में काबिलियत थी लेकिन मुझे पता नहीं था। तो मैंने सोचा चलिए मैं आपको ये कहानी भेजता हूँ। मुझे लगा कि कोई मेरी कहानी भी किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करे। तो मुझे उनकी कहानी लगी बहुत इंटरेस्टिंग, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको ज़रूर शेयर करूँगी। तो कहते हैं चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी इस तरह की है कि कहते हैं कि मैं 7-8 साल का था और मैं बहुत डरा करता था और हमेशा मैं अपनी अम्मी के साथ ही सोता था। तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक मेरी नींद खुली। वक्त रहा होगा कोई 3 बजे के करीब का। पता नहीं क्या हुआ कि अचानक मेरी नींद खुली। तो मैं, अम्मी मेरी साइड में लेटी हुई थी और मैं अम्मी के आगे की तरफ लेटा हुआ था। तो मेरी ऐसे खट से आंख खुली तो मैंने देखा कि कमरे में बहुत तेज उजाला सा हो गया है और उस उजाले में से एक चेहरा मुझे दिखाई दिया और वो चेहरा जो है ऐसे ग्रिन कर रहा था, हंस रहा था चेहरा मेरी तरफ देख के। अजीब से उसके दांत थे और चेहरे में से भी रोशनियां आ रही थी बहुत सारी और ऐसा लग रहा था कि सफ़ेद कपड़े हैं। ऐसा लग रहा था कि सफ़ेद कपड़े पहने हैं लेकिन रोशनी में सब सफ़ेद सफ़ेद सा ही नज़र आ रहा था। और जब मेरी अचानक आँख खुली, वो देखी वो रोशनी और वो चेहरा, और वो हंस रहा था चेहरा मुझे देख के, और मैं इतना ज़्यादा घबरा गया। और ये रहा होगा कोई 4-5 सेकंड के अंदर अंदर ये सब ऐसे गायब हो गया कि मुझे ये लगने लगा कि ये क्या था, मतलब सच था या मेरा सपना था या सपने में मैं आँख खोले हूँ। मतलब कन्फ्यूजन ही रहा, समझ नहीं आया मुझे। और मैं ज़ोर से चिल्लाया एकदम से अम्मी करके और अम्मी से चिपक गया। अम्मी एकदम उठी, कहती क्या हुआ, कोई ख्वाब देखा क्या तुमने भयानक सा? तो मैंने कहा अम्मी ऐसे कमरे में कोई था अभी और बहुत तेज़ उजाले से कमरा भर गया और उस उजाले में से एक चेहरा मुझे देख के हंस रहा था। तो अम्मी ने कहा, अम्मी को कुछ चीज़ समझ में आ गई थी लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताई और कहा कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, मैं हूँ ना तेरे साथ, सो जा, कुछ नहीं है, सपना आया होगा या कुछ आया होगा। अम्मी ने मुझे ऐसे समझा करके सुला दिया लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर सुबह के टाइम कब मुझे नींद आई पता नहीं। फिर जब उजाला हुआ मैंने अम्मी से बात की तो मैंने कहा अम्मी ऐसे ऐसे था और बड़ी तेज़ रोशनी थी और मैं भूल नहीं पा रहा हूँ उस चीज़ को। तो अम्मी ने फिर मुझे बिठाया और समझाया कि देख, ये सलाहियतें हमारे ख़ानदान में हैं। तुम्हारे नानू जान को और तुम्हारे नानू के, मतलब जो पड़नानू थे, उनमें भी ये काबिलियत थी कि वो फरिश्तों से, जिन्नों से, इन चीज़ों से बातें किया करते थे। तो हमारे पुरखों की कमाई है ये जो हम आज तक खा रहे हैं, यानी कि हमें ये काबिलियत उनकी कमाई के कारण है। मैंने तुझे कभी बताया नहीं, मुझे भी परियां दिखती हैं, मैं परियों से मुखातिब होती हूँ। और एक परी तो ऐसी है मेरे पास आती है कुरान शरीफ पढ़ने के लिए।
जब तुम लोग स्कूल चले जाते हो तो मैं उसे कुरान शरीफ पढ़ाया करती हूँ। अब सुनने में तो ये बात बहुत अजीब लग रही है, लेकिन अब ये लिख रहे हैं स्पेशली, तो इतनी तो कोई कहानी बना नहीं सकता, तो संसार में कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो मानती हूँ कि कुछ भी हो सकता है, जिसका हमें नॉलेज नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो चीज़ नहीं है। तो कह रहे मैं, अम्मी ने जब मुझे बताया, मैं अम्मी की शक्ल ही देखता रह गया। मैंने कहा अम्मी सच में क्या? कह रहा हाँ बेटा, तुझे पता है मैं काले लिबास हमेशा क्यों पहना करती हूँ? परियों को बड़ा पसंद है मेरे काले लिबास, या उनको काले लिबास ही पसंद होते होंगे। तो कह रही हैं कि मैं काले ही पहनती हूँ ज़्यादातर। और ये काबिलियत हमें परमात्मा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ही है कि हम देख पाते हैं इन चीज़ों को और इनसे मुखातिब भी हो पाते हैं। तो कह रहा अम्मी ने जब ये बात मुझे बताई तो मैं सोचता रहा कैसी होती हैं परियां। तो अम्मी मुझे समझाती रही कि किस तरह की होती हैं, और कहते हैं परियां बहुत अच्छी होती हैं, कभी किसी का नुकसान नहीं करती, बशर्ते कि कोई उनको काबू में करके, कोई कामिल, कोई जानकार उनको काबू में करके उनसे गलत काम करवाए तो ये हो सकता है, लेकिन वो कभी किसी का नुकसान नहीं करती। परियां बहुत अच्छी होती हैं। तो अम्मी मुझे समझाती रही और कहती रही तुझे डरने की कोई बात नहीं है, तेरी अम्मी में है इतनी ताकत कि वो तेरे को हर मुश्किल से बचा सकती है। तो मुझे बड़ा तसल्ली हुई। लेकिन उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदल गया, लेकिन मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। धीरे धीरे मुझे इन चीज़ों का ज्ञान होने लगा, पता चलने लगा। तो पता कैसे चला? कहते हैं एक बार की बात है कि मैं मदरसे गया हुआ था। अब देवबंद के पास ही कोई गांव है, बता रहे हैं एग्जैक्टली। तो कहते हैं कि मदरसे में हमारी वो रिसेस होती है, जो खाना वगैरह खाने का टाइम होता है, जो हम सब लड़के खेल रहे थे, और एक खजूर का दरख्त था वहाँ पर। एक ही पेड़ था, कहते हैं मदरसे के काफ़ी आगे की तरफ ग्राउंड के कॉर्नर पे एक पेड़ था खजूर का। मेरा एक दोस्त वहाँ पर जा कर के पेशाब कर रही, उसको पेशाब आई थी तो उसने कोने में जा कर के वहाँ पेशाब कर ली। और कहते हैं उसके बाद वो जैसे ही क्लास के अंदर आया तो उसके हाथ पैर बिल्कुल पलट गए, टेढ़े हो गए उसके हाथ पांव। तो कहते हैं कि उसके जब वो पेशाब कर रहा था मेरा दोस्त, तो मैं थोड़ी दूरी पर मैं भी था, खड़ा था मैं दूर, क्योंकि वो स्कूल के शायद थोड़ा सा कॉर्नर की तरफ रहा होगा, तो बच्चे उस तरफ जाते भी नहीं थे। और कह रहे मौलवी साहब भी अक्सर कहा करते थे उधर नहीं जाया करना। अब इसको टॉयलेट आई होगी तो उसने सोचा होगा साइड में जाके कर लेता हूँ। तो मेरे को, मैं साइड में खड़ा था और ये टॉयलेट करके आया और क्लास में आके इसकी हालत ख़राब। तो खैर जो भी कुछ हुआ, मौलवी साहब ने जो भी किया होगा उसका इलाज थोड़ा बहुत, उसको घर भेज दिया। घर भेज दिया, अगर हम भी छुट्टी हो गई, हम भी अपने घर आ गए। तो कहते हैं कि ये बात तब की है जब ये 7-8 साल की उम्र में, तो इनको वो जो लाइट वाला इंसान कमरे के अंदर आया उसकी हाजिरी हुई है, जो उनको दिखाई दिया। लेकिन ये जब ये थोड़े बड़े हो गए थे तब की बात है, यानी कि रहे होंगे 14-15 साल के रहे होंगे। तो कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ, रात के टाइम 3 बजे अब्बू ने मुझे उठाया। कहेंगे उस दिन अम्मी कहीं गई हुई थी और घर पे अब्बू और मैं ही थे, और अचानक अब्बू ने मुझे उठाया और कहा कि कोई मेहमान आने वाले हैं और तुम्हें उनकी करनी पड़ेगी खातिरदारी। तो मैंने कहा भाई ऐसा कौन सा मेहमान आने वाला है जो 3 बजे उठा दिया मुझे अब्बू ने? और सर्दियों का टाइम था, कह रहे दिसंबर का महीना रहा होगा, मतलब दिसंबर या जो भी, सर्दियाँ काफ़ी थी। तो कह लगे 3 बजे 2 जने आए, दरवाज़ा बजाया गया तो 2 जने दाढ़ी वाले सफ़ेद कपड़ों में, कह रहे अच्छा खासा लंबा चौड़ा कद था उनका, मतलब कह रहे मैंने तो इतने लंबे आदमी कहीं देखे नहीं थे, मतलब 6-7 फुट के रहे होंगे मतलब। तो कहते हैं कि अब्बू ने कहा कि ऐसा करो, एक जग भर के पानी लेके आओ। तो मैंने कहा इतनी ठंड में 1 जग भर के पानी? तो मेरा अब्बू कहने लगे बहस ना करो, पानी लेके आओ। तो कह रहे मैंने पानी अब्बू के हाथ में पकड़ा दिया, गिलास पकड़ाया और वो जग पकड़ाया, और कहने लगे मैं किचन की तरफ चला गया। मैंने सोचा कुछ चाय वगैरह कुछ बनाता हूँ, अब्बू कुछ बोलेंगे और करने के लिए। तो कहने लगे जब मैं वापस आया कमरे में तो देखा मैंने कि वो एक ही आदमी था वहाँ पर, एक जा चुका था।
तो मैंने अब्बू से कहा कि आपके दूसरे मेहमान कहाँ गए? तो कहते हैं वो चले गए, वो तुम छोड़ो। और कह रहे जो अब्बू के साथ बैठा हुआ था उसने पूरा जग ऐसे करके, पूरा जग पानी का, मतलब नहीं भी रहा होगा तो 3-4 लीटर तो रहा ही होगा उसमें पानी, सारा पानी एकदम से खटक से पी गए। तो अब्बू इस दौरान उनसे बात कर रहे थे और अब्बू ने मुझे बुलाया कि तुम्हारे किसी दोस्त ने स्कूल में कोई पेड़ है तुम्हारे स्कूल के पास, खजूर का पेड़, क्या उसने उसमें पेशाब किया क्या उस लड़के ने? तो मैंने कहा कि हाँ अब्बू, ये 2 दिन पहले की बात है। तो अब्बू ने कहा कि ये शिकायत करने आए हैं, और वो जो पहले वाला आदमी था, वो जो चला गया, वो उसका बेटा था उस पेड़ के पास, और तुम लोगों ने उनके खेलने की जगह पर पेशाब कर दिया जिसमें कि इनके बच्चे खेल रहे थे। और ये शिकायत लेके आ और कहने लगे कि हमने उस लड़के को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपका बेटा वहाँ पर खड़ा था, आपका बेटा वहाँ मौजूद था और आप हमारे अजीज़ दोस्त हैं, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, वरना वो लड़का ख़त्म था उस दिन। तो कहने लगे मेरे को समझ ही नहीं आया। तो अब्बू ने उनसे इजाज़त ली और उन्होंने अब्बू से इजाज़त ली और वो चले गए। फिर अब्बू ने मुझे पूरी बात बताई। उन्होंने कहा बेटा ये जिन्नात हैं, और उस खजूर के पेड़ के पीछे की तरफ जो एरिया है वहाँ पर इनका बसेरा है, वो उनकी जगह है, और क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने दखल अंदाज़ी की उनकी जगह पे, उनके बच्चे वहाँ खेल रहे थे और उसने वहाँ पर गंदा कर दिया उस जगह को, तो बहुत नाराज़ हो गए और एक बच्चे के तो पैर को भी दबा दिया तुम्हारे दोस्त ने, तो उसके पैर दब गया, उसके पैर को भी चोट लगी। तो कहते हैं मुझे सारे वाकई पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन मुझे इस बात पे भी यकीन था कि मैंने तो किसी को नहीं बताया घर में कि मेरे दोस्त ने वहाँ पेशाब किया। अब्बू को कैसे पता? और ये रात को 3 बजे 2 बंदे आके बता रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो बात है, सच्चाई है इस बात में, वरना रात को 3 बजे आकर के कोई क्यों बताएगा कि भाई तुम्हारे दोस्त ने पेशाब करी, और शिकायत लगाने क्यों आएगा? क्योंकि वो उनके जागने का वक्त था। तो मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू ये आपको, वो अम्मी को तो परियां दिखाई देती हैं, आपको? तो कह रहे हाँ हमारे ख़ानदान में है ये चीज़, और मुझे जिन्नात जो हैं वो मेरे बहुत दोस्त हैं मेरे, तो मेरे बहुत क्यूरियोसिटी हुई ये सब जानने की। फिर मैं अक्सर अब्बू के साथ बैठा करता था, बातचीत किया करता था जिन्नात के बारे में। फिर अब्बू को भी मैंने वो सब बात, अब्बू को पता ही चली गया था कि कमरे में रोशनी हुई थी और मुझे किसी ने कोई मुझे दिखाई दिया था। अब्बू ने कहा तुम्हें भी वो जिन्नात ही दिखाई दिया था उस दिन, और उस दिन वो तुम्हारी पहली हाजिरी थी वो जिन्नात की, यानी कि अब आगे आने वाली पीढ़ी में उनकी हाजिरी की शुरुआत हो चुकी है, जब तुझ में हाजिरी आने लगेगी। अब तेरे से मुखातिब हुआ करेंगे, अब तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस विद्या का इस्तेमाल किस ढंग से करें, इंसानियत की खुशहाली के लिए करे, उनकी तकलीफ़ें दूर करने के लिए करे, या किसी को तंग करने के लिए करे, क्योंकि जिन्नात अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। तो कहते हैं कि मैंने हमेशा मन में मेरे ये था कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूँगा, मैं हमेशा अच्छा ही काम करूँगा और लोगों के लिए मैं अच्छा काम करता रहूँगा। तो कहते हैं कि फिर मेरे अब्बू का कुछ सालों के बाद इंतकाल हो गया, हमारी आर्थिक परिस्थितियाँ भी ख़राब हो गई, मैं ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाया। तो कह रहे हैं आज मैं ट्रक ड्राइवरी का काम करता हूँ, ट्रक वगैरह चलाने का काम करता हूँ। तो कहते हैं इस वाकई के बाद से फिर मैंने इस चीज़ के बारे में थोड़ा मालूमात हासिल करना चाहिए, कुछ साधना की उन्होंने इस बारे में, इस चीज़ को लेकर के। तो कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार मेरा जो है ड्राइवर कहीं चला गया है और मेरे को गन्ना पहुंचाना है गन्ने की फैक्ट्री में, और क्योंकि मेरा ड्राइवर नहीं है तो आसपास के जो गन्ने की मिलें हैं उन्हें गन्ना लेने से मना कर रहे हैं, तुझे दूर जाना पड़ेगा, यानी कि कहीं दूर इकबालपुर शुगर मिल कोई है कह रहे हैं, वो बताई उन्होंने मुझे कि उधर जाना पड़ेगा, तुझे दूर जाना पड़ेगा, और वो हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है, वो फैक्ट्री गन्ना ले रही है। तो बहुत सारा गन्ना था, पूरा ट्रक भर के गन्ना था।
तो पहले तो मैंने मना कर दिया कि यार मैं इतनी दूर मैं नहीं चलाता हूँ गाड़ी, तो मेरे साथ कोई, या तो फिर कोई बंदा भेज दो मेरे साथ। तो उसने कहा हाँ कोई नहीं, मैं मेरे साथ तुम्हारा मेरा दोस्त आ जाएगा तेरे साथ और तू चला जा यार, मेरा ये काम कर दे। तो मैंने कहा चल दोस्ती है तो चल कर लेता हूँ, कौन से मुझे रोज़ रोज़ करना है, एक दिन की तो बात है, एक दिन आने में लगेगा, एक दिन वापस आने में जाने में लगेगा, एक आने में लगेगा। तो मैं ट्रक लेके चल दिया कह रहे हैं। तो जब हम लोग फैक्ट्री के पास ही कहीं पहुँचे तो पता चला वहाँ बहुत ट्रकों की लाइन लगी हुई थी। तो मैंने भी ट्रक साइड में खड़ा किया, हमने कहा अब सुबह होगी तब देखा जाएगा कि क्या हालात हैं, क्या मसला है, कैसे करके ट्रक खाली करवाया जाएगा और कैसे सब कुछ काम होगा। तो मैंने ट्रक लगाया और पास में ही कहने लगे एक छोटा सा, मतलब एक होम स्टे टाइप जो होते हैं, छोटे छोटे रहने के लिए भी जगह बनी होती हैं। मैंने अपने दोस्त को वहाँ पर, जो दोस्त का दोस्त था, उसको कमरा दिलवा दिया और मैंने कहा मैं कैबिन में ही सो जाऊँगा। कहने लगे मैं सो गया, ट्रक के कैबिन में भी सो गया, बहुत ज़्यादा थका हुआ था और बहुत नींद आई। तो कहते हैं कि अचानक क्या हुआ कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पास जो है ना, कोई औरत की शक्ल में कोई, मतलब कोई एंटिटी थी जो आकर के मेरे पास आकर के लेट गई। देखा बगल में कुछ औरत, किसी शेप लग रही है, मतलब कोई ऐसा लग रहा कोई औरत है। और कहते हैं मेरी इतनी हालत ख़राब हुई, मैंने फटाक से कैबिन खोला और मैं ऐसा भागा और मैंने शोर मचा दिया। तो आसपास जितने भी ट्रक खड़े थे वो उनके सबके जो ड्राइवर थे, सब लोग थे, वो आ गए। सबने कहा भाई क्या बात हुई, क्या बात हो गई ऐसी। मैंने कहा पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मेरे बगल में आके कोई औरत लेट गई है और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। तो खैर सब लोग बैठे रहे, बात करते रहे मेरे से, मेरे को दिलासा देते रहे, लेकिन मेरी बहुत अजीब सी हालत थी, मेरी आंखें ऐसी पलटने सी लगी और मैं ना छलांगे मारने लगा, जो कि मुझे पता नहीं चला उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। लोगों ने बताया, कह रहे मैं गुलाटियाँ मारने लगा, छलांगे मारने लगा। उसके बाद मतलब उसकी अजीब सी कैफियत हो गई। कह रहे फिर पास में एक मस्जिद थी, सुबह मेरा दोस्त का जो दोस्त था वो मुझे लेकर वहाँ गया और उन्होंने मुझे जो भी कुछ छिड़काव वगैरह पानी का किया, दम किया मुझे और मुझे कुछ पीने के लिए दिया। उन्होंने कुछ राख वगैरह थी जो मेरे बदन पे मली उन्होंने, तो मैं थोड़ा सा मैं ठीक हुआ। उसके बाद हमने गन्ना वगैरह अनलोड कराया और मैं ट्रक वापस लेकर के आने लगा। तो कह रहे रास्ता जब था आगे चल के, बहुत आगे चल के, कोई मस्जिद का नाम उन्होंने बताया कि वहाँ पर उस मस्जिद के पास, मैंने बोला उस लड़के को कि मैं यहाँ पर ज़रा थोड़ा नमाज़ वगैरह पढ़ के आता हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ऐसे खुमारी सी चढ़ रही है, नींद आंखें भारी भारी हो रही हैं। कहने का उसके बाद मैं फिर उस मस्जिद के पास गया। मैंने वहाँ के जो कामिल थे, कह रहे पता नहीं क्या हुआ, वो मुझे देख के पहले ही हंसने लग गए। तो मैंने कहा आप मुझे देख के, मतलब सब कुछ नमाज़ वगैरह करने के बाद उन्होंने मुझे देखा और हंसने लग गए मुझे। तो मैंने कहा कि आप मुझे देख के हंस क्यों रहे हैं। तो कह रहे उन्होंने मुझे ज्यों का त्यों सारा वाक़या बता दिया कि तेरे पे जिन्नों की हाज़िरी होती है ना, तो तेरे पे ये चीज़ें जो है तेरे को तंग करेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी तेरे पास, क्योंकि होता होगा तीसरी आंख खुल जाती होगी इनकी। तो कुछ भी एंटिटीज़ जो हैं वो खुद को हील करना चाहती हैं या अपना इलाज करवाना चाहती हैं या हेल्प के लिए वो आएंगी तेरे पास, क्योंकि वो भी उस योनि से छुटकारा चाहती हैं, वो भी परेशान रहते हैं। तो तेरे साथ ये चीज़ें होंगी, तो तुझे अपनी आध्यात्मिक उन्नति थोड़ी और करनी पड़ेगी, यानी कि तुझे और थोड़ी तरक्की करनी पड़ेगी। तो कहते हैं मैं सारे रास्ते यही सोच रहा था कि ये तो बड़ी मुश्किल है भाई, अभी मेरे साथ कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बचपन में मेरे साथ वो घटना घटी, फिर उसके बाद मेरा फ्रेंड जो पेशाब कर रहा था उसको भी एक जिन्न ने इसलिए बख्श दिया क्योंकि मेरे पिताजी जिन्नों के दोस्त थे। इसका मतलब मुझे इसी फील्ड में आगे कुछ करना पड़ेगा। तो कहने लगे पैसों की भी तंगी थी, रोज़गार भी कुछ नहीं था, मैं ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाया। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूंगा और मैंने इसमें फिर बहुत मेहनत की, मैंने इस फील्ड में आगे। तो कहते हैं कि अब मुझे अक्सर जिन्नों से मेरी मुलाकात हो जाती है। तो कहते हैं कि जो एपिसोड आप देख रही थी पाकिस्तान की किसी लेडी का, वो कह रही है कि हर जगह जिन्न होते हैं और जिन्न बहुत तादाद में हुए, इंसानों से भी ज़्यादा हैं। तो कह लेंगे मैम इंसानों से ज़्यादा हैं जिन्न, लेकिन वो हर जगह नहीं रहते हैं,
क्या तो मैंने मेरा कहानी भेजने का मकसद यही था कि मैं आपको बता सकूं, लोगों को इस तरह के भ्रम हैं। अब कह लें कि जिसकी जितनी सलाहियत है, काबिलियत है, वो उतनी बात करता है, जितनी जिसकी पहुंच होगी वो उसी हिसाब से बात करेगा। तो मैं भी उस लेडी की पहुंच कुछ लिमिटेड एरियाज़ तक होगी, तो वो कुछ अपनी तरफ से भी बना रही होंगी कहानी। लेकिन मैं जानता हूँ कि जिन खुद नहीं चाहते हैं इंसानों के बीच में रहना, वो नहीं चाहते हैं दखल अंदाजी लोगों की, वीरानों में रहते हैं, वो पहाड़ों में ज़्यादा रहते हैं, और सबसे ज़्यादा डरते हैं वो समुद्र के पास से। यानी कि कह रहे हैं हमारे जो हजरत साहब थे, उन्होंने जिन्नों को समंदर में ही कैद किया था, तो वो समुद्र से बहुत डरते हैं। काफ़ी सारे जिन्नों को कैद किया, पता नहीं कितनी तादाद बता रहे हैं कि उसमें उतनी तादाद में कैद किया था। तो कह रहे हैं समुद्र से बहुत डरते हैं, वीरानों में रहना ये पसंद करते हैं। और अच्छे जिन्नात भी होते हैं, बुरे जिन्नात भी होते हैं, और ये जानवरों की शक्ल में भी बदल सकते हैं, जानवरों की शक्ल में भी आ सकते हैं। और अधिकतर जो इनका प्रिय जानवर जिसकी फॉर्म ये लेते हैं वो है बिल्ली। बिल्ली की फॉर्म ले लेते हैं, छिपकली की फॉर्म ले लेते हैं। और कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा डरते हैं एक ख़ास जानवर से, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले इनका लिखा हुआ एक और किस्सा मैं आपको सुना देती हूँ। कहते हैं कि मेरी जिन्नों से तकरीबन हर तीसरे चौथे दिन मुलाकात होती है। कहाँ जिन घूम रहा है कोई, तो मुझे पता चल जाता है। कह रहा अभी पिछले दिसंबर की ही बात बता रहे हैं, दिसंबर 2023 की ही बात बता रहे हैं कि मैं एक ढाबे में गया, तो कहने लगे कि किसी काम से गया था मैं, छोटे से काम से। तो मैंने देखा कि जब मैं वहाँ बैठा हुआ था तो वहाँ पर एक बिल्ला था, मेल था, वो काले रंग का, और वो मुझे बड़ी बड़ी आंखों से ऐसे घूर रहा मुझे। तो मैंने थोड़ी देर आंख बंद की, मैं समझ गया ये कौन है। कह रहे वो कोई जिन था जो मुझसे कुछ कहना चाहता था और बिल्ले की फॉर्म में आया था। कहते हैं कि मैंने क्या किया, थोड़ा गोश्त खरीदा और ना उसको डाल दिया मैंने गोश्त। मैंने कहा अब तो शायद ये चला जाएगा, कुछ खाने पीने के लिए मांग रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग थे, मैं उससे मुखातिब नहीं होना चाहता था। तो कह रहे मैंने उसको, क्योंकि ये मन को रीड करते हैं, क्योंकि पावर्स हैं, उनमें भी पावर्स हैं, और इस जो मुझे कहानी भेज रहे हैं इनमें भी पावर है। तो कहने लगे मैंने मन से कम्युनिकेट किया, मैंने उनके ब्रेन को मैसेज दिया कि भाई अभी ये वक्त नहीं है, बाद में बात करेंगे, तुम जा अभी। कह रहे वो नहीं गया, मुझे बहुत घूरता रहा, और जब मैंने उसको मीट दिया तो वो और करीब आ गया मेरे। तो मैंने थोड़ा गोश्त और लेकर के उसको डाल दिया और मैं बाहर को आ गया। वो बाहर भी मेरे पीछे आया। तो मैंने उसको ऐसे बोला कि भाई अभी बात करने का वक्त नहीं है, फिर कभी मुलाकात करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अभी तुम जाओ। तो कहने लगे वो चला गया। कह रहे उसके 3-4 दिन तक भी वो अचानक ही प्रकट हो जाता था कभी, और अचानक ही गायब हो जाता था, अचानक ही प्रकट हो जाता था, अचानक ही गायब हो जाता था। कभी मैं घर के पास हूँ तो दीवार के पास दिखाई दे रहा है, फिर गायब। कभी मैं कह रहे कहीं काम से खेतों में गया हूँ, कुछ अचानक से दिखाई देगा, फिर गायब। तो कहने लगे, फिर मैंने उसको बोला कि ख़ास दिन मुकर्रर करते हैं, फिर कभी मुलाकात करेंगे, तुम्हारी परेशानी भी हम सुनूंगा मैं। तो कहने लगे, फिर मैंने उसकी हाजिरी करवाई, फिर उसने मुझे अपनी बात बताई, जो फिर कभी डिस्कस करेंगे, काफ़ी लंबी कहानी हो जाएगी। तो मैंने उसकी वो मुश्किलात भी दूर करी। यानी कि जिन भी कभी कभी इन कामिलों के पास आते हैं, शायद कोई मुश्किल लेकर के। तो जिनों के बारे में बहुत कुछ लिख रहे हैं कि जिन किस तरह के होते हैं, क्या खाते हैं और किन से ये डरते हैं। तो कहते हैं जिन जो होते हैं, ये हमारे यहाँ इस्लाम में कहा गया कि हड्डियाँ खा करके घर के अंदर नहीं रखनी है, बाहर फेंक देनी है हड्डियाँ। तो कहते हैं ये हड्डियों पे एक कलाम पढ़ते हैं कुछ, जैसे हम लोग खेतों में खेती करते हैं तो उसके लिए हमें खेत को जोतना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, उसी तरह से करें इनको हड्डी पे एक दुआ पढ़ते हैं ये लोग, और हड्डी के ऊपर गोश्त आ जाता है अपने आप, ये उस गोश्त को खाते हैं और वही सब कुछ खाते हैं जो इंसान खाते हैं। लेकिन जो हड्डियाँ होती हैं उसका ये इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और कहने की दूसरी ये बात है कि जिनमें कोई हड्डी नहीं होती, बिल्कुल हड्डियाँ नहीं होती इनके अंदर, बिल्कुल मांस के ही बने होते हैं टोटली। कह जैसे हमारी उंगलियां हैं, उंगलियों में बोन्स हैं हमारी, इनकी कुछ नहीं होती, सिर्फ मांस होता है। कह रहे हैं एक भी हड्डी नहीं होती इनमें।
तो ये एक नई जानकारी मुझे मिली। और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जिन डरता है भेड़ियों से। भेड़ियों से दूर दूर, अगर भेड़िया कहीं दिख जाए तो ये दूर दूर तक नहीं आते हैं। कह रहे क्योंकि हमारे जो हजरत थे, नबी थे हमारे, उनके पास उन्होंने कई भेड़ियों ने उनसे कलाम लिया था। हज़ारों की झुंड में भेड़िए जो हैं हजरत मोहम्मद साहब के पास आया करते थे, उनसे मुखातिब होते थे। तो कह रहे भेड़ियों से बहुत डरते हैं ये। और दूसरा ये है कि अगर आप घर में चाहते हैं कि आपकी कोई नेगेटिविटी ना आए, जिन्न वगैरह आपके घरों के आसपास ना आए, तो ऐसा कुत्ता पाल लीजिए जिसकी शक्ल भेड़िए से मिलती जुलती हो। रॉटवाइलर टाइप, इस तरह के डॉग्स जिनके कान ऐसे खड़े रहते हैं, भेड़ियों की शक्ल के होते हैं। तो कह रहे उनसे ये बहुत डरते हैं, उस घर के आसपास भी नहीं फटकते हैं ये। और एक है हमारे यहाँ कलाम आयतुल कुर्सी, अगर उसको पढ़ लें तो कह रहे बिल्कुल नहीं आते, ये बहुत डरते हैं उस चीज़ से। तो ये थी आज की कहानी जिन्नों के विषय में, जो मुझे भेजी थी। देवबंद के पास कोई गांव है, उन्होंने नाम बताने से मुझे इनकार किया है। नाम लिखा है उन्होंने, लेकिन कहा आप पढ़िएगा मत मेरा नाम। तो ये थी जिन्नों के बारे में आज एक कहानी। उम्मीद है कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ये भी जानने को मिला होगा कि संसार कितना अजीब है और इंसान कितना पावरफुल है। अंदर सच में बहुत पावर है, जो अपने अंदर की पावर को जगा के हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते। तो ये तो मुझे इस कहानी से सीखने को मिला। आपको भी इस कहानी से सीखने को मिला होगा कि इंसान कितनी सुप्रीम पावर है। अशरफल मखलूकात, यानी कि सबसे टॉप क्रिएशन है भगवान का। इसमें कितनी पावर है कि जिन जिन्नात भूत प्रेत परियां सबको कंट्रोल कर सकता है इंसान। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें इंसान का अपना जो कैरेक्टर है उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और एक नियम होना बहुत ज़रूरी है, और मन का साफ होना बहुत ज़रूरी है, जो कि पॉजिटिव रूप से इन पावर्स का यूज़ करना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोग नेगेटिव तरीके से भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वो फिल्थ में रहते हैं, डर्ट में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, और उसी में ही वो कुछ साधनाएं वगैरह करते हैं जो बुरी शक्तियों को कंट्रोल करते हैं। तो मे बी उनका भी अच्छा यूज़ भी हो सकता होगा, बुरा यूज़ भी हो सकता होगा। अच्छाई बुराई तो हरी सब जगह है, हम उतनी डिटेल में तो नहीं समझ सकते इन चीज़ों को। लेकिन जैसे जैसे मेरे पास लोगों की कहानियाँ आती हैं तो एक नई जानकारी मिलती है, और समझ में आता है कि संसार कितना विचित्र है और यहाँ क्या क्या नहीं हो सकता। और बहुत सारे ऐसे छुपे हुए हीरे हैं हमारे समाज में जो खुद को छुपा के रखते हैं, लेकिन वो कितनी हायर पोजीशन पे हैं ये कोई नहीं जानता। तो ये कहते हैं कि अब मेरे को काफ़ी सारे लोग मेरे गांव के आसपास के इलाकों में जानते हैं, और मैं बहुत दूर दूर से लोग मुझे बुलाते हैं इलाज करने के लिए। तो जिन्नों का इलाज करना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। जिन्नों का तो मैं 30 सेकंड के अंदर कोई भी जिन को हाज़िरी करा लेता हूँ और उसकी ख्वाहिशें पूछ करके और इलाज कर देता हूँ। फिर एक कहानी सुनाते हैं कि मेरे स्कूल की एक लड़की थी जो स्कूल टाइम से बेहोश होती थी, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था क्यों बेहोश होती है। तो बहुत बाद में मैंने उसके घर में मैसेज भिजवाया कि मैं जानता हूँ ये क्यों बेहोश होती है, आप इसको लेके मेरे पास आओ। तो उसकी अम्मी लेके आई, तो उन्होंने बताया। तब कह रहे हैं मैंने बोला कि इस पे जिन की हाजिरी होती है, और मैंने उससे पूछा भाई तू क्यों इसको परेशान कर रहा है। तो कहने लगे उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, उसने कहा हमें 2.25 किलो के करीब आटा और कुछ चीनी और कुछ घी ये हमें दे दो। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा भाई तुम आटे का चीनी उसका क्या करोगे। तो कह रहे नहीं हमें चाहिए। तो मैंने उनकी अम्मी से कहा कि भाई वो स्कूल मदरसे के पास जो उसका पेड़ है, खजूर का पेड़ है, वहाँ पर जाकर के तुम 1 किलो आटा 1 किलो चीनी ऐसे सवा करके मतलब रख के आ जाओ और ये ठीक हो जाएगी। उनको बड़ी हैरानी हुई कि ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी। मैंने कहा इसके सर के ऊपर से वार के रख देना वहाँ पर, और कह रहे वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो कह रहे कोई जिन ऐसे होते हैं जिनकी बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, उनको पूरी कर देने पर ही वो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन कह रहे हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए उनको ठीक करना जिन पे भी किसी ने इल्म किया होता है, ऐसे काला जादू। कह रहे जादू को तोड़ना काफ़ी टफ होता है हमारे लिए। लेकिन जिन तो मुझे आए दिन अक्सर कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिन टकर जाता है और अपने मसले हमारे साथ शेयर करते हैं वो कि कहाँ पर जनता बहुत ज़्यादा आ गई है, हमारे इलाकों में लोग घुस गए हैं, तो हमें बड़ी तकलीफ़ें हो रही हैं, आके मुझे बताते हैं।
तो मुझे ये कहानी सुन के बहुत हैरानी भी हुई और मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि भाई इंसान ने तो जिनों को भी परेशान कर रखा है, यानी कि उनकी जगहों पे भी इंसान घुस गए हैं, वो हमसे दुखी हो रखे हैं। तो ये थी आज की कहानी और उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ शेयर करेंगे। काफ़ी दिनों से मेरे पास कोई कहानियाँ नहीं आ रही हैं, तो सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी हैं शायद, या फिर कहानियाँ पसंद नहीं आ रही हैं। जो भी कुछ हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा ही इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।